हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फोर्क के बारे में जानेंगे। फोर्क जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल का एक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इससे गेट में जो क्वेश्चन है एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इजी होता है इसका क्वेश्चन। आप इजिली 1 से 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लॉजिकल होता है, वो आज जानेंगे हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपकी गेट जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और पीएसयू जर्नी में। सो फोर्क इज एन ऑपरेशन वेयर बाय अ प्रोसेस क्रिएट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। सिंपल चीज़ है, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो समझते हैं एक चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप एक प्रोग्राम ले लो, जैसे मैंने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा, सपोज दैट कि इंट मैन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ हाई। सिंपल, मैंने एक प्रोग्राम लिखा प्रिंट एफ हाई का। ओके, और जब ये प्रोग्राम रन हो रहा था तो स्टार्टिंग में एक बेसिक प्रोसेस पी होगी जो इस प्रोग्राम को रन कर रही होगी। तो कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसी को बोलते हैं हम प्रोसेस। तो एक प्रोसेस होगी जो ये रन कर रही होगी, बट सपोज दैट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाई आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे अगर मान लो रिटर्न 0 लिखा है, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो ओके। नाउ if I will write fork here, suppose that there is a fork. Okay, so what is the fork doing? So according to that definition, fork is an operation whereby process creates a copy of itself. Then what it will do, fork will create a copy of the process. Okay, so at starting process p was running till int main process p हमारा क्या हो रहा था? रन हो रहा था। जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे फोर्क को हमने कॉल किया तो p क्या करेगा? खुद तो रन होगा ही, एक अपना चाइल्ड बना देगा c1। तो जब भी हम फोर्क रन करते हैं तो फोर्क से एक खुद प्रोसेस तो रन होगा ही, साथ में पैरेलल में एक उसका चाइल्ड बन जाएगा। उसको बोल, इस फोर्क का ये पूरा क्या है? वर्किंग है। तो जब भी फोर्क रन होता है तो एक पेरेंट खुद तो रन होगा, साथ में एक बच्चा अपना बना देगा, छोटा सा एक चाइल्ड बना देगा। ओके, नाउ सो अगर, ठीक है, दो चीजें बनेगी, एक पेरेंट बनेगा, एक चाइल्ड बनेगा। नाउ दिस विल रिटर्न समथिंग। सो अगर ये चीज बनी है तो इसको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दैट इज प्रोसेस आईडी। ओके, और इसके चाइल्ड को मिलता है 0। तो जनरली हम इसको 1 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं। तो पी जब दो चीजें बनाएगा, जब फोर्क रन होगा तो एक तो खुद रन होगा ही, दूसरा चाइल्ड बनाएगा, और पेरेंट जो खुद था उसको 1 मिलता है और इसको 0 मिलता है। अगर कभी भी वैल्यू निगेटिव रिटर्न होती है, इसका मतलब फोर्क काम नहीं किया है। ओके, सो 3 वैल्यूज कैन बी रिटर्न, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। सो इसका मतलब होगा कि फोर्क अनसक्सेसफुल। इसका मतलब होगा कि चाइल्ड बना है, चाइल्ड की आईडी हो गई चाइल्ड वाले के लिए, और ये हो गया तुम्हारा पेरेंट के लिए। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग फोर्क, सपोज दैट फोर्क एट एनी पॉइंट, at that point if p process is running, then p will create p itself and c1 itself. So whenever we are running the fork function, two things are created that will run itself, because p हम पहले रन कर रहे थे तो p रन होगा, then c1 will be created, so एक चाइल्ड भी बनाया जाएगा उस प्रोसेस के थ्रू। सो दैट इज वेरी थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो जब भी फोर्क रन हो आपको क्या करना है? आपको मानना है कि स्टार्टिंग में एक प्रोसेस p थी जो रन हो रही थी। नाउ again one process is p, again another is c1, and p will get 1 and c1 will get 0. That's it, that is the working of the fork. Then you will be able to solve all the numerical question. Okay, so actually fork is a system call of the operating system that we have to not go in depth, we have to just solve the numerical, because in the gate examination they will ask only numerical question. Okay, so fork is a system call, you have to remember that also. Now let's see question number 1. So we have a header files. Okay, has include unstate whatever header files are. Okay, we don't care about that. Now int main. Okay, now so स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि हमारा एक प्रोसेस था p जो रन कर रहा था इस कोड को, यहां तक रन किया। नाउ वी आर कॉलिंग द फोर्क। नाउ p खुद तो रन होगा ही, एक प्रोसेस क्या बना देगा? c1 बना देगा, और इसको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा वैल्यू, इसको मिलेगा 0। नाउ p तो ये कोड पूरा रन कर ही रहा था, अब c1 भी ये पूरा कोड क्या करेगा? रन करेगा। वेरी सिंपल थिंग। नाउ सो अगर हम p के अकॉर्डिंग चलते हैं, p यहां तक आ चुका था। नाउ हम अगली लाइन क्या चलाएंगे? गेट 2025 प्रिंट कर देगा, तो ये प्रिंट करेगा तुम्हारा गेट 2025। और मैंने क्या बोला? चाइल्ड भी सेम कोड को रन करेगा फोर्क के बाद,
तो चाइल्ड भी इस सारे कोड को क्या करेगा, रन करेगा और चाइल्ड भी प्रिंट कर देगा गेट 2025. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट कोड, दैट विल बी गेट 2025 एंड गेट 2025 टू टाइम्स. वेरी सिंपल थिंग. सो जहां पे भी फोर्क रन होता है, जहां पे भी फोर्क रन होता है, दो चीजें क्रिएट होती हैं. एक तो प्रोसेस खुद बनेगा, मतलब है तो है, एक C1 बनेगा, चाइल्ड बनेगा, और चाइल्ड को 0 वैल्यू मिलता है और प्रोसेस को 1 वैल्यू मिलता है पॉजिटिव. हम देखेंगे अभी इसका यूज क्या है. तो ये क्वेश्चन था, इसका आउटपुट क्या होगा, गेट 2025 गेट 2025. ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड. एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट करता है कोड को, फोर्क फोर्क फोर्क. देन टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज. तो कितनी चाइल्ड प्रोसेस बनेगी हमें बताना है. ओके, सो लेट्स सी कि हमारा कोड ये हमारा 3 कोड है, फोर्क फोर्क फोर्क. सपोज दैट यहाँ पे हमारा P था. नाउ व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस फोर्क, तो हमें क्या मिलेगा, P से क्या मिलेगा, P तो बनेगा ही, एक चाइल्ड बनेगा C1. वेरी सिंपल थिंग. When we are executing this line, fork, this wala fork, then two things are created, process itself and child C1. I am giving the name C1. Very simple thing. Now this line executed will execute this line, then this fork is executed by P and C1 both, then P will create P itself and another child C2. वेरी सिंपल. जब हमने P को रन किया अगेन, क्योंकि ये फोर्क लाइन P भी रन करेगा. नाउ तो P बना और एक चाइल्ड हमारा क्या बना, C2 बना. वेरी सिंपल. ओके, नाउ इस फोर्क को C1 भी रन करेगा, क्योंकि अब C1 बन चुका था इस फोर्क के थ्रू. नाउ C1 विल एग्जीक्यूट इज इटसेल्फ C1 एंड अनदर चाइल्ड C3. वेरी सिंपल. C1 भी सेम काम करेगा, क्योंकि फोर्क से ही बना है, और यहाँ पे C1 भी सेम है. यहाँ पे देखो, इस लाइन पे P C1 के इक्विवेलेंट ही है एक तरह से. जो काम P करेगा वही काम C1 भी करेगा. Now this line has already executed. Now this again will executed by these all the things. Now this will execute P again, C4, C2, C5, this C1, C6, C3, C7. Then how many childs are created? Tell me how many childs are created. So I have given numbering like that. We have to not count, just see the highest number, that is 7. So I can say that 7 child has been created. You can count also C2, C4, C2, C5, C1, C6, C3, C7. So C1 to C7, 7 childs are created. That's very simple thing. Now, so that is the funda of the fork function call. But you have to not remember. I will tell one idea, that if suppose that there is a fork, okay, and there is a fork, again there is a fork, n times, then number of child process are 2 power n minus 1. Very simple thing. So in our question, in the last question, you can see that we have executed fork 3 times, then answer will become 2 power 3 minus 1, that is 8 minus 1, that is 7 answer. So whenever you have a consecutive fork, then you can solve like this. Okay, so ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो फोर्क में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और गेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं इजिली. Now let's solve question number 3 without any delay. Then again, these are the header files. Int main, suppose that here P. Okay, now we have a if fork and or fork. We have two things, if fork or fork. Okay, so tell me one thing, what is the meaning of this if A or B? इसका मतलब ये होता है, यदि A ट्रू हो या B ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो, कोई दिक्कत नहीं है. सपोज दैट A का वैल्यू, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ऐसा लिखा हुआ है एक कोड का, मुझे आप सिंपल आंसर दो. x इज इक्वल टू 0 है, और मैं बोलता हूं इफ A और B देन x इज इक्वल टू 2. सो टेल मी वन थिंग कि हम इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. या सिंपल मैं इफ का एग्जांपल लेता हूं, अगर इफ का एग्जांपल ही ले लेता हूं तो विल गेट ऑल द थिंग्स. इफ A और B, सपोज दैट मैं A इज इक्वल टू 0 लेता हूं, B इज इक्वल टू 0 लेता हूं. सो A और B का मतलब होता है या तो A ट्रू हो, या तो B ट्रू हो, या तो दोनों ट्रू हो. At least one should be true, then that will give answer true. Now here A is 0, B is 0. Suppose that we are executing from here, तो A हमारा 0 हो गया. Now A 0 हो गया, हमें B को चेक करने की जरूरत है. Yes, क्योंकि हमें at least 1 लाना है. हमने इसके बाद भी एग्जीक्यूट किया और B को 0 चेक किया. तो अगर A 0 होता है तो हम और के बाद वाली भी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या पता B हमारा 1 हो जाए. So we'll check all the things. Now take another example. A is equal to 1, B is equal to 0. Okay, B कुछ भी मान लो, चलो B कुछ भी मान लो, X डोंट केयर. नाउ इफ A क्या हो गया, 1 हो गया. अगर तुम्हारा A 1 हो गया, मतलब एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू मिल गई, विल नॉट एग्जीक्यूट दिस लाइन.
तो और के बाद वाला पार्ट हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अगर शॉर्ट स्विचिंग या सर्किटिंग बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग में, अगर आपने पढ़ा हो। तो अगर मेरा और के पहले वाला ही कंडीशन ट्रू हो जाता है, विल नॉट एग्जीक्यूट और के बाद वाला कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इफ यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस वन ऑल्सो। Okay, so I'm erasing this one. Let's see this fork wala question. This is the whole funda of the fork. Okay, now so here p we are executed now. If fork, then according to this fork, suppose that I am writing here if fork or fork. Okay, so when I will execute this fork number 1, fork number 2, fork number 3, when I will execute first fork, so p is executed, then p will create p and c1, and we know that कि इसको वैल्यू 0 मिलता है और इसको वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। बच्चे को, चाइल्ड को वैल्यू 0 मिलता है, पेरेंट्स को ज्यादा मिलता है, 1 मिलता है। दैट्स वेरी सिंपल फंडा टू रिमेंबर। ओके, नाउ so when p return to 1, this will get 1, this will get 0. Okay, so this is fork number 1 actually I am writing here. Okay, तो हम इस वाले जब ब्लॉक को रन करेंगे, इस वाले ब्लॉक को, तो इसका वैल्यू कितना है, p का 1 है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्या तुम इस प्रोसेस के लिए ये वाला फोर्क रन करोगे, कंडीशन चेक करोगे? अभी हमने क्या किया, ये वाला फोर्क रन किया, p से p बनाया, c1 बनाया, p को 1 मिला, चाइल्ड को 0 मिला। अब इस फोर्क को जब हम रन कर चुके हैं, अब हमें ये वाला फोर्क रन करना है, लेकिन हम चेक करेंगे यहाँ पे मुझे एक ट्रू मिला क्या, तो इस p के थ्रू हमें 1 मिला, 1 मतलब ट्रू। तो क्या ये वाला p इस वाले फोर्क को रन करेगा और के बाद वाली कंडीशन को चेक करेगा? नो, क्योंकि ऑलरेडी एटलीस्ट 1 1 हमें मिल चुका है। देन दिस फोर्क विल नॉट एग्जीक्यूट टू फोर्क नंबर 2। समझ रहे हो? सो दिस फोर्क विल नॉट, दिस p विल नॉट एग्जीक्यूट नेक्स्ट फोर्क, बट कम टू c1, c1 गेट 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इस वाले फोर्क पे वैल्यू 0 हो गई, c1 को क्या मिली, वैल्यू 0 मिली। तो हमें नहीं पता ये वाला फोर्क हमें और के पहले क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो और के बाद हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 चाहिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 है कि 1। देन c1 विल एग्जीक्यूट फोर्क नंबर 2। सो फोर्क नंबर 1 दिस एग्जीक्यूटेड, एंड फोर्क नंबर 2 only c1 will execute, that is c1 and that is c2, and this will get 1 because this is the parent for now c1 is now parent for c2, so this will get 1, this will get 0. Simple thing, very very simple thing. Now so p has not executed, this one has not executed this line. Why? Because already p got 1 true, and according to the short circuiting or switching, if first part of the or condition is true, we have to not jump into the second condition. तुम्हें सेकंड कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेरी सिंपल थिंग। सो ओनली c1, क्योंकि c1 की वैल्यू क्या मिली थी, 0 मिली थी, हम c1 पे जाएंगे सेकंड पार्ट पे, और ये हमारा कोड अभी तक चल चुका है। नाउ दिस लाइन विल एग्जीक्यूट, ये लाइन सभी एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी इसके अंदर जाएंगे, आई एम सेइंग दैट ये इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर जो भी जाएंगे, तो ये तो कंडीशन ट्रू ही कर चुका था, इसलिए अंदर गया था, तो ये बनाएगा p, और एक प्रोसेस बनाएगा तुम्हारा क्या, c3 मान लो। तो इफ वाले के अंदर जो ब्लॉक के अंदर है, कौन कौन जाएगा, जिसको वैल्यू क्या मिली हो, ट्रू मिली हो, वही जाएगा। तो p को तो ट्रू मिली थी, तभी तो ये वाला ब्लॉक नहीं रन किया था हमने, तो p को ट्रू मिली तो p हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, c3 हो गया। सिंपल चीज, बहुत ही सिंपल। नाउ दिस विल गेट, क्योंकि c1 की यहाँ पे देखो वैल्यू क्या मिली थी, 0, यहाँ पे वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो ये वाला वैल्यू भी अंदर जाएगा, और ये वाला भी अंदर जाके c1 बनाएगा और c4 बनाएगा। नाउ c2 को वैल्यू अगेन 0 मिली, तो यहाँ पे भी 0 मिली थी, यहाँ पे भी 0 मिली थी, देन दिस विल नॉट जंप इनटू दिस फोर्क कॉल, डायरेक्टली दिस विल जंप टू हियर। सो हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर? सो यू कैन सी दैट क्लियरली, यू कैन सी दैट कि p will print this, c3 will print this, c1 will print, c4 will print, but this will also print, because हमें अंदर नहीं गए, लेकिन this will also print. So 5 times get 2025 will print 5 times. तो तुम्हें समझ में आया ना, c2 को हमने अंदर एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, क्योंकि c1 की वैल्यू 0 थी, तब हमने इस वाले के लिए चेक किया था। अब c2 की वैल्यू भी 0 है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अंदर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बाहर जाएंगे। जिसके लिए कंडीशन ट्रू हुई है, किसके लिए, इसके 1 के लिए और इसके 1 के लिए, तो अंदर गए, फोर्क को अगेन एग्जीक्यूट किया, देन आंसर विल कम टू 5 टाइम्स। तो बहुत ही सिंपल चीज हो गई है फॉर्क आपके लिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फॉर्क की वर्किंग कैसे होती है। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए फॉर्क पे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, और इसका ये जो पीडीएफ है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी टेलीग्राम चैनल की, वहां पे मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।